Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn with Consistency. My name is आंचल जैन एंड जैसा कि आपको पता है कि हम कॉमर्स के PYQs 2021 डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज़ का हमारा ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइस, ठीक है। और जो मैंने ये चैनल बनाया है ये मेरा यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए है और इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जिस पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी, ठीक है। अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं सारी वीडियोस के जो जो मैंने अब तक अपलोड की हैं, ठीक है गाइज। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली उन वीडियोज़ का एक्सेस ले सकते हैं। और हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम यही है, लर्न विद कंसिस्टेंसी के नाम से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इससे पहले जो 3 पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन हर पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब ये पार्ट 4 है जिसमें हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, PYQ सॉल्व करना बहुत बेनिफिशियल होता है। सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलता, रिवीजन के साथ साथ हमें PYQs भी लगाने चाहिए ताकि हमें एक एंटी का पैटर्न भी पता लग सके और हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, कभी भी डेट आ सकती है एग्ज़ाम की, तो इसलिए अपने रिवीजन के साथ PYQ सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखिए और मैं भी आपके लिए इस चैनल के थ्रू PYQs लाती रहूँगी, ठीक है। तो आइए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन अ करेक्ट सीक्वेंस। क्या बोला है कि मतलब जब भी हमारे पास कोई डाटा होता है तो उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, उन स्टेजेस को हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। देखो, हमारे पास सबसे पहले कोई भी डाटा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे। भाई, जिस हिसाब से हमें डाटा चाहिए उसको हम उस तरीके से एडिट कर देंगे, ठीक है। उनमें से कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट डाटा होगा उसे हम हटा देंगे। तो ये क्या होता है, हमारा एडिटिंग। सबसे पहले आ जाएगा एडिटिंग, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखो तो इन सारे ऑप्शंस में से 4th ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो एडिटिंग आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिटिंग करने के बाद अब हम कोड्स देंगे, ठीक है, कोडिंग करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन। अब हमने कोड्स दे दिया, अब उनको हम क्लासिफाई कर देंगे। हर नेचर के बेसिस पे हम उनको अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा टैबुलेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद अब हम उन्हें टेबल की फॉर्म में क्या कर देंगे, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसका बाद यूजिंग परसेंटेज, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यही एक ऑप्शन है 4th। अगर आपने एक ऑप्शन भी फिक्स कर दिया तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी बाय नेसेसिटी। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो वैलिड एजेंसी बाय नेसेसिटी की नहीं है। देखो, ये हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन आया हुआ है और ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट है एजेंट वाला। तो उसमें क्या होता है कि एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन वैलिड एजेंसी की नहीं है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली, है ना। कि मतलब अगर एजेंट, एक हमारे पास एक एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी आ गई है जिसकी वजह से एजेंट को प्रॉम्प्टली तुरंत एक्ट करना पड़ रहा है, ये भी हमारी वैलिड कंडीशन है, ठीक है। द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल। अगर एजेंट प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वैलिड एजेंसी, ठीक है। द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिशनेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांसिस। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एजेंट कोई रीजनेबल प्रैक्टिकेबल कोर्स अडॉप्ट करता है तो वो भी हमारा वैलिड एजेंसी का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया, मतलब जिस पर्पस के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही हमारा डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो हमारा वैलिड एजेंसी नहीं होता, वो हमारा वॉइड होता है, ठीक है। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो गया, 4th। 4th आंसर इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इनमें से जो हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेंट करने का में काम नहीं आता। देखो चैन एंड स्पैन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जितनी लंबी चैन होगी उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कैपेसिटी एंड लोअर नीड्स, पावर एंड कंट्रोल, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आप देखो इनमें से पावर एंड कंट्रोल के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन कैपेसिटी एंड लोअर नीड हमारा कोई डिटर्मिनेंट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने का। ठीक है, कोई प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, हमें एक तरफ कुछ टाइप के रिस्क दे रखे हैं और दूसरी, एक सेकेंड गाइस, हाँ, एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद विच अ फर्म कंडक्ट ऑपरेशंस विद इन द ब्रॉडर एनवायरमेंट इम्पोज्ड अपॉन इट। क्या बोला है कि मतलब फर्म के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, अगर कोई ऑपरेशन विद इन एनवायरमेंट हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा रिस्क होएगा, इंटरनल बिजनेस रिस्क। तो डी को 1 से मिला दीजिए। देखो डी 1 से कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में, तो सिर्फ डी 1 से सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। अगर आपको ये पता है तो आप इससे पूरा आंसर बना सकते हो। फिर है अराइजेज ड्यू टू चेंज इन ऑपरेटिंग कंडीशन caused by conditions thrust upon the firm which are beyond its control। मतलब ऐसी कंडीशंस जो मतलब फर्म के कंट्रोल के बाहर हैं, उन पे कोई एक तरीके से थ्रेट आता है, ठीक है, कोई रिस्क अराइज होता है, तो वो उसे हम कौन सा बोलते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। तो सी को 2 से मिला दिया। ठीक है, सी 2 से मिल गया, डी 1 से मिल गया। वेरिएशन इन प्राइस स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट, कि जब प्राइस में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, प्राइजेस में वेरिएशन हो रहे हैं, वो कौन सा रिस्क होता है, मार्केट रिस्क। तो ए को 3 से मिला दिया। ठीक है, ए को 3 से मिल गया। एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म, कोई रिस्क जो हमारा फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो कौन सा होता है, फाइनेंशियल रिस्क। तो बी को 4 से मिला दिया। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प मैनेजर्स आइडेंटिफाई कोर कंपिटेंसीज इंक्लूड। हमें ऐसी फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो मैनेजर की हेल्प करती है कोर कंपिटेंसीज को आइडेंटिफाई करने में। देखो सबसे पहला क्या है, पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। ठीक है, कि अगर हमारी जो फर्म है वो मार्केट को बहुत एक बड़े लेवल पे कैप्चर कर रही है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू परसीव कंज्यूमर बेनिफिट, ऐसे प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रही है कंज्यूमर को जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, वैल्यू एक्रेटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, अगर देखो फर्म नॉन कॉम्पिटिटिव है तो वो कैसे रन कर पाएगी, ये तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कॉम्पिटिशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन को फेस करना किसी भी फर्म के लिए कोर कॉम्पिटेंसी है, लेकिन यहाँ पे तो नॉन कॉम्पिटिटिव की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिंक्टिव एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, कि मतलब हमारी फर्म इस तरीके से दूसरे फर्म से डिफरेंशिएट कर रही है कि कॉम्पिटिटर हमारी फर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे इमिटेट नहीं कर सकता, उसे फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी डी, ए बी डी। तो थर्ड इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू डिक्लाइंस। क्या बोल रहा है कि प्राइस के मतलब जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ये हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कौन सी होगी, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या जीरो इलास्टिक। देखो जब सेम प्रोपोर्शन में चलते हैं कि प्राइस भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और टोटल रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है, तो इलास्टिसिटी हमारी क्या होगी, इन इलास्टिक। ठीक है, डिमांड क्या होगी हमारी, इन इलास्टिक, मतलब लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होगी हमारी, लेस देन 1, है ना। कि अगर सपोज कि प्राइस कम हो रहे हैं, प्राइस कम होने से क्या है कि हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे प्रोडक्ट खरीदने, हम वही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इसलिए लेस इलास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन इलास्टिक।
नेक्स्ट क्या है, वाई इज एन इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? पहला क्या बोला है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, ये तो गलत स्टेटमेंट है कि इंडिफरेंस कर्व तो डाउनवर्ड टू द लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ए तो आएगा ही नहीं, ए जिसमें भी आ रहा है वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट हो गई, सेकंड और थर्ड बचे, जिसमें सी तो आएगा ही आएगा। देखो मैम, जब भी हम इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होती है, बिकॉज डिक्लाइनिंग मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्लाइन होता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट को हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें दूसरे प्रोडक्ट को कम कंज्यूम करना पड़ेगा अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम रखने के लिए। ठीक है, अब देखना है बी और डी में से कौन सा है। टू कॉमोडिटीज आर इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट। हाँ, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? जब दो कॉमोडिटीज इनपरफेक्ट होती है, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, इनपरफेक्ट सब्सटीट्यूट है, एक दूसरे से हम उन्हें सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो बी और सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, डी नहीं होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व में नहीं आता, ये किस में आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी और सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू AS2 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो हमारा किससे है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड। अब इसमें बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो हम जिसको इंक्लूड करते हैं जब हम इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते हैं। कौन कौन सी कॉस्ट को हम इंक्लूड करते हैं? देखो, पहला क्या है, फ्रैट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, बिल्कुल इसको हम करेंगे इंक्लूड, तो ए तो आएगा ही आएगा। कैरेज आउटवर्ड, देखो कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। कैरेज आउटवर्ड क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद जब वो बाहर जा रहा है तो उस पर जो खर्चा हो रहा है वो कैरेज आउटवर्ड होता है। ठीक है, उसे ले जाने, मतलब उस एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का जो खर्चा है उसे कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो वो हमारा इन्वेंट्री का जब हम वैल्यूएशन करेंगे इस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बी जिसमें भी आ रहा है वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा फर्स्ट और फोर्थ। देखो, ए तो आएगा ही आएगा। अब देखना, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन से होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं जो ऑफिस का काम करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। तो ये हमारा इन्वेंट्री का जब हम वैल्यूएशन करेंगे ये ओवरहेड्स हमारे नहीं आएंगे। इसके अलावा कौन से आएंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। तो ए और सी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इन एन ऑलिगोपॉली। ऑलिगोपॉली में नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्यों होता है, किस वजह से होता है नॉन प्राइस कंपटीशन? फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, अटेनिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फॉर्मेशन ऑफ ड्यूपोली। देखो, ऑलिगोपॉली में आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, की क्या होता है कि मतलब ऑलिगोपॉली में फ्यू फर्म्स होती हैं। सेलर्स तो वो बायर्स तो काफी सारे होते हैं, लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं, फ्यू होते हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या बना लेते हैं, कार्टेल, ग्रुप बना लेते हैं कि हम इतना ही प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, इससे कम नहीं करेंगे ना इससे ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नॉन प्राइस कंपटीशन ऑलिगोपॉली में क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट दैट कंटेन्स अ फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स एक्चुअली नीडेड फॉर द जॉब इन अ क्वेश्चन। क्या बोला है कि कोई टेस्ट जिसमें फेयर सैंपल ऑफ टास्क एंड स्किल्स हैं वो एक्चुअली जरूरी है किसी भी क्वेश्चन, जॉब के जो क्वेश्चन है उनके लिए। देखो, यहाँ पे वैलिडिटी की बात की गई है। पहले वैलिडिटी का मीनिंग समझ लो कि वैलिडिटी होता क्या है। देखो, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं, तो हम वैलिडिटी चेक करते हैं कि वो जो उनसे मिलने वाले हमें रिजल्ट है वो कितने एक्यूरेट हैं। मतलब उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो हम टेक्निक्स, जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो वही चीज मेजर कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, इसे हम वैलिडिटी बोलते हैं। वैलिडिटी किसके बारे में बात करता है, एक्यूरेसी के बारे में, कि हमारे रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट हैं। तो इसमें क्या बोला है कि वैलिडिटी काफी तरीके की होती है, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, टेस्ट, क्राइटेरिया, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, इसमें कौन सी वैलिडिटी की बात की गई है कि एक टेस्ट जिसमें कुछ टास्क, कुछ स्किल्स की एक्चुअली बात की गई है, तो वो कौन सी वैलिडिटी होती है, कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, इसमें कंटेंट की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात कर रही है, कंटेंट की बात कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, कंटेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट केस बी। क्या बोला है कि अगर कोई एसएससी इंडिया में टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगा हुआ है तो उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी। देखो टी के केस में ना रेशियो जो होती है वो होती है 60:40। ठीक है, क्या होती है 60:40 कि 60 एग्रीकल्चर इनकम है, 40 नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। और हमसे कौन सी पूछिए नॉन एग्रीकल्चर, तो 40% ऑफ द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इनमें से कौन सा प्रोविडेंट फंड है जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा अप्रूव किया गया है। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो अनरिकॉग्नाइज तो होगा ही नहीं। ठीक है, जो पहले ही अनरिकॉग्नाइज्ड है मतलब वो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया और इसकी हमें कोई डिडक्शन भी नहीं मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है जिसकी हमें एटीसी में डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, ये तो मेनली इंडिविजुअल्स एचयूएफ्स के लिए होता है जो इस स्कीम में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब बचा स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज। देखो नाम से क्लियर हो रहा है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कौन सा होता है, जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा अप्रूव किया गया है और इसकी हमें डिडक्शन भी मिलती है। ठीक है, इसके अमाउंट की, इसकी प्रीमियम की हमें डिडक्शन मिलती है 9.5%, 9 पता नहीं 11 या 12% मिलती है और इसके इंटरेस्ट की 9.5% मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पोटेंट ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। देखो आपको पता है कोविड-19 जब आया था उस टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस है वो शट डाउन हो गए थे, बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो भी किए थे। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर पाया है कोविड-19 पैंडेमिक में। देखो एथिकल कॉन्शियसनेस, स्केल इकोनॉमीज एंड प्राइसिंग पावर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इनोवेशन, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। किसकी, किस वजह से, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस ट्रांसफॉर्म किया है। देखो टेक्नोलॉजी, क्योंकि बिजनेस ने नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, नई नई इनोवेशंस लेके आई हैं जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइसिंग पावर टू फर्म्स। इनमें से ये हमें डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर दे रखे हैं और इनमें से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना है कि सबसे पहले सबसे कम किसके पास हमारे प्राइसिंग पावर होती है, फिर उससे ज्यादा किसके पास, फिर उससे ज्यादा किसके पास, फिर उससे ज्यादा किसके पास। देखो अगर आपने 12th में पढ़ा है और आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा, एमकॉम में भी पढ़ा होगा कि सबसे कम प्राइसिंग पावर किसके पास होती है, परफेक्ट कंपटीशन के पास। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है, उनका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे कम प्राइसिंग पावर किसके पास है, परफेक्ट कंपटीशन में। तो बी सबसे पहले आएगा, फर्स्ट और सेकंड में बी सबसे पहले आ रहा है, बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्राइसिंग पावर किसके पास होती है, डी, मोनोपली, क्योंकि वहां पे मोनोपली होती है, 1 या 2 सेलर होते हैं बस। ठीक है, और वो प्राइस मेकर होते हैं फर्म्स। ठीक है, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इन दो ऑप्शंस को फिक्स करने से ही बन गया कि सबसे कम परफेक्ट कंपटीशन में, फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपॉली, फिर डिओपॉली और फिर मोनोपॉली। ठीक है, मोनोपॉली में 1 सेलर होता है, डिओपॉली में 2 सेलर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब कंपनीज को जब हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, जब हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी खड़ी करते हैं, तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उनको हमें किस में लगाना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। गाइस देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि या तो मैच द कॉलम वाले या हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करोगे ना, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन पता है तो मोस्टली क्वेश्चन 95% क्वेश्चन गाइस इस टेक्निक से बन जाते हैं। ठीक है, और 100% उनका आंसर सही ही होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सी स्टेज आ गई, प्रमोशन, कि भाई पहले प्रमोटर आता है, कंपनी शुरू होने से पहले प्रमोटर होता है ना।
ठीक है, प्रमोशन स्टेज आ गई। तो ए कौन से ऑप्शन में आ रहा है सबसे पहले? थर्ड में। सिर्फ थर्ड में देखो ए आ रहा है। ए, अब ये हमारा पूरा बन गया। अब हमें इसे बार बार किसी और से मैच करके देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रमोशन स्टेज, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी? अब हम कंपनी का नेम सेलेक्ट करेंगे, ई, ठीक है। फिर आ जाएगा सी। अब कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई, थर्ड। फिर फोर्थ कौन सी आ जाएगी? अब हम इनकॉर्पोरेट करने के बाद भाई कैपिटल को रेज करेंगे पब्लिक से। फिर आ जाएगा लास्ट में कमेंस। और जब कैपिटल रेज हो जाएगी उसके बाद कंपनी क्या हो जाएगी? कमेंस, उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो AECBD। तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस? थर्ड, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए 46 से लेकर 60 तक। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको अप्रोच भी समझ में आई होगी कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, कैसे मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगा रही हूँ, कैसे अप्रोच लगा के मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। जहाँ नॉलेज की जरूरत है वहाँ नॉलेज भी काम आती है, ठीक है। तो गाइज अपने इस टेक्निक पे बहुत काम कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आए पेपर में और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, ठीक है गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ और डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज। Thank you very much.